भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात की एक-एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। अधिसूचना 6 जुलाई को जारी होते ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 30 जुलाई को मतदान होंगे और 3 अगस्त को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। बिहार की बात करें तो बिहार के बांकीपुर सीट पर उपचुनाव होंगे, जहां नितिन नवीन विधायक थे। हालांकि जब उन्हें बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया बीजेपी का, तब जाकर के वो सीट खाली हुई, जिस पर अब चुनाव होंगे। ऐसे ही मध्य प्रदेश की दतिया सीट है और गुजरात की मंजलपुर सीट है। बहरहाल हम इसी मसले पर न्यूज रूम में अपने सहयोगियों से बात करेंगे और उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। रोहित अनिल त्रिपाठी जी, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि ये पॉलिटिकल खबरों पर ज़्यादातर अपडेट देते हैं और इनको जानकारी समझ है। तो रोहित जी, जो अपडेट आ रहा है कि बांकीपुर सीट की नितिन नवीन जहाँ पे विधायक थे, उनके सीट पर अब चुनाव होंगे, तो क्या लगता है कि वहाँ पे अब किस तरीके से कौन से अब बीजेपी की ओर से कौन चुनाव लड़ेंगे और बाकी जो विपक्ष की ओर से कौन वहाँ पे लड़ेंगे? देखिए, बीजेपी की ओर से कौन उपचुनाव में जा रहा है। बांकीपुर जो हाई प्रोफाइल सीट रही है, बीजेपी के बहुत सबसे बड़े नेता की वो सीट थी, नितिन नवीन की। तो बीजेपी का तो लास्ट मिनट तक कोई गेस नहीं कर सकता, और अगर नाम चल भी जाता है मीडिया में तो वो जो है उनका टिकट कट जाता है। लेकिन हाँ, बाकी जो कुछ नाम सामने आ रहे हैं कि वो बाकी पार्टियों से अलग अलग लोग चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे प्रशांत किशोर का नाम आ रहा है कि पीके चुनाव लड़ सकते हैं वहाँ से। और चूंकि वो राजधानी की सीट है, राजधानी की ही एक विधानसभा सीट है, तो वहाँ पे रह के उनके लिए आसानी भी होगी। दूसरा, तेजस्वी दमखम के साथ उतारेंगे ही। अभी तक कोई कैंडिडेट का कहीं पे भी नाम नहीं आया है। लेकिन हाँ, एक तेज प्रताप यादव ने, जो अब तेजस्वी यादव से अलग पार्टी जिन्होंने बना ली, तेज प्रताप यादव ने क्या किया है कि अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है उन्होंने। मैं उनका नाम भूल रहा हूँ अभी, बट वहाँ पे उन्हीं का बस एक कैंडिडेट नज़र आ रहा है। दतिया की भी सीट इतनी ही इम्पोर्टेंट है, वो इस मामले में इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ कांग्रेस का विधायक जीता था और उनके ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगा। फिर जांच हुई, उसके बाद से मतलब उसको हटा दिया गया कोर्ट का था। फैसला आया तो डिसक्वालीफाई कर दिए गए वो। और तीसरी जो सीट है, जो गुजरात की सीट है, वो बहुत मतलब ट्रेजिक था क्योंकि वहाँ पे बीजेपी एमएलए थे, उनका डेथ हो गया, उनकी डेथ हो गई। तो फिर वहाँ पे वो चुनाव हो रहा है। लेकिन अगेन, अब बीजेपी की तरफ से वहाँ कौन उतरेगा। एक चीज़ और मैं ज़िक्र कर दूँ दतिया के बारे में। एमपी की जो दतिया सीट है, वहाँ से कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं एमपी में, और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं, नरोत्तम मिश्रा, मतलब उनको पूरा देश उनके विवादित बयानों के लिए भी जानता है। तो उनका वहाँ पे नाम तय माना जा रहा है। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी। तो ये 3 सीटें हैं। तो रोहित ने बताया कि कौन-कौन सी 3 सीटों पर चुनाव होंगे और किन-की संभावना है कि वो वहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं। हालाँकि अभी भी किसी उम्मीदवार के नाम को लेकर के ऐसा कुछ ऐलान नहीं हुआ है, क्योंकि धीरे-धीरे प्रक्रिया जब शुरू होगी, कि आज 2 जुलाई हो गया है और 6 जुलाई से अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन हम सर से भी बात करेंगे सर कि इन 3 सीटों पर तो उपचुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी, लेकिन जब हालिया विधानसभा चुनाव हुए, नंदीपुर सीट की बात करें, जहां से खुद शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्होंने सीट छोड़ दी सीएम पद की शपथ लेने के बाद। ऐसा ही तमिलनाडु में भी हुआ, जहां पर जोसेफ विजय ने अपनी सीट पेरम्बूर सीट छोड़ी, लेकिन इन दोनों सीटों की उपचुनाव की घोषणा अभी तक नहीं हुई। ये थोड़ी हैरान करने वाली है, क्योंकि मुझे याद है अभी जब पिछले महीने राज्यसभा चुनाव की घोषणा हुई थी मई महीने में, और उस दौरान उड़ीसा की एक सीट थी जो बीजेडी के सांसद थे सामंतराय, उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया था 26 मई को। तो उसके बाद फिर से इलेक्शन कमीशन ने एक री नोटिफिकेशन जारी करते हुए उसने चुनाव को, मतलब उस सीट पे उपचुनाव की घोषणा को उन्होंने वापस से लिया था, जो 18 जून को हुए थे राज्यसभा के चुनाव। तो ये एक हैरान करने वाला था पिछले महीने। लेकिन इस बार जैसा आपने कहा सही है, जो पश्चिम बंगाल की जो नंदीग्राम सीट है जो खाली हो चुकी है ऑलरेडी 1 महीने से, अब 2 महीने का वक्त होने आया है उस सीट को भी खाली हुए, या फिर तमिलनाडु की पेरम्बूर सीट है जो सी जोसेफ विजय के कारण खाली हुई है। क्यों इलेक्शन कमीशन ने ऐसा किया, ऐसी कोई जानकारी अभी तक तो कम से कम उनके प्रेस नोट के, जो इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस नोट जारी किया उसके जरिए तो ये नहीं मिली। लेकिन इसे राजनीतिक तौर पर आप ये देख सकते हैं, राजनीतिक तौर पर आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं पश्चिम बंगाल की, और वहाँ पे
जिस तरीके से टीएमसी को लेकर के हो, ममता बनर्जी को लेकर के हो या उनके नेताओं को लेकर के हो, जिस तरह से लोगों में आक्रोश है, सरकार अब लगभग 2 महीने की सरकार भी होने आई है। जी, जो परिस्थितियां हैं पश्चिम बंगाल में, उन परिस्थितियों के बीच में राजनीतिक तौर पे शायद मुझे लग रहा था जो बीजेपी के लिए एक जोखिम भरा कदम ये हो सकता था। हालांकि उपचुनाव की घोषणा से किसी भी राजनीतिक दल का या चुनाव की घोषणा से राजनीतिक दल का सीधा संबंध नहीं होता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां यदि आप जोड़ के देखेंगे तो निश्चित रूप से वो एक लगती है जो वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज़ें हो रही हैं देश में। तो बीजेपी के लिए या खासकर जो भी सत्ता पक्ष है उनके लिए बहुत मुफीद नहीं है जो इस वक्त पश्चिम बंगाल में किसी भी तरीके के उपचुनाव की घोषणा हो। तो उम्मीद कर सकते हैं जो आने वाले दिनों में शायद इलेक्शन कमीशन जब परिस्थितियां थोड़ी अनुकूल होंगी, बेहतर होंगी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सिचुएशन पश्चिम बंगाल को लेकर सवालों को घेरे में है, क्योंकि पिछले दिनों कोलकाता हाई कोर्ट ने भी काफ़ी कड़ी नाराज़गी जताई थी जो जिस तरह के घटनाक्रम पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं, खासकर टीएमसी नेताओं पे अंडे फेंके जाने का मामला हो या दूसरे अन्य चीज़ों से हमला करने का मामला हो। चाहे अभी देख लीजिए जो एक दिन पहले महुआ मोइत्रा के ऊपर भी हमला इस तरीके से हुआ था और उन्होंने तो वीडियो जारी करके ये बातें कही थी। तो उसको लेकर के भी कोलकाता हाई कोर्ट ने ये कहा था जो इनमें सभी मामलों में एफआईआर दर्ज हो, कार्रवाई हो। तो उन्होंने एक चिंता जताई थी जो इस तरह की घटनाक्रम हो। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी सिचुएशन कुछ बेहतर पश्चिम बंगाल से नहीं आ रहा है, लेकिन इस वजह से हो सकता है जो वहाँ पे चुनाव नहीं हो। लेकिन तमिलनाडु में नहीं होना ये थोड़ा सा मुझे नहीं समझ में आ रहा है जो क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये फैसला लिया जो तमिलनाडु में चुनाव नहीं होगा। सो अच्छा सर, जैसे कि रोहित ने बताया कि जो बांकीपुर विधानसभा सीट है जहां उपचुनाव होंगे, हाई प्रोफाइल सीट है, नितिन नवीन की वो सीट थी, लेकिन चुनाव के समीकरण को आप किस तरीके से देख रहे हैं वहाँ पे? देखिए वो कुछ भी वैसा नहीं है। बीजेपी के लिए पहला मौका होगा जब बीजेपी बिहार में सत्ता में है, उसके अपने मुख्यमंत्री हैं और अब एक ऐसी सीट पे उपचुनाव हो रहा है जो बीजेपी की पिछले कई चुनावों से, आप मुझे याद नहीं है जो क्योंकि ये 5वीं बार, पिछली बार नितिन नवीन जीते थे 2025 में जब चुनाव हुए थे और इससे पहले उनके पिताजी नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा वो चुनाव जीतते रहे थे। तो बीजेपी की एकदम परंपरागत सीट है, गढ़ मानी जाती है। तो ऐसे में मुझे नहीं लग रहा है जो बीजेपी के लिए कोई बड़ी चुनौती उस चुनाव को जीतने की एक रहेगी। लेकिन हाँ, एक ये जो चीज़ है महत्वपूर्ण इसमें ये हो सकती है जो उम्मीदवार कौन होगा। चर्चा हम लोगों ने भी देखी है या सुनी है इन सब चीज़ों को लेकर के, क्या वो नितिन नवीन के परिवार से होगा, उनके अपने निकटतम लोग होंगे या फिर बीजेपी कुछ नया प्रयोग वहाँ कर सकती है, नई चीज़ें उनको ला सकते हैं। क्योंकि पिछले दिनों ये भी चर्चा थी जो संजय मयूख जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, मीडिया के प्रभारी भी हैं, उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता, लेकिन अचानक उन्हें एमएलसी में टिकट दे दिया जाता और अब वो निर्विरोध चुन के आ भी चुके हैं और शपथ भी ले चुकी है। तो ये एक है। हालांकि चर्चा एक और है, नितिन नवीन के एक चाचा हैं जो इनके ही परिवार से आते हैं, उनकी चर्चा हो रही है। लेकिन मुझे लगता है जो शायद यदि सब कुछ ठीक रहा तो नितिन नवीन की पत्नी भी विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बन के वो अपनी राजनीतिक पारी शुरू कर सकती है। तो इसकी भी एक संभावना देखी जा सकती है, क्योंकि पहले भी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो परिवार से ही चीज़ों को, ताकि उनकी सीटों को सुरक्षित मानते हुए और एक नई राजनीतिक पार्टी शुरू करवाई जा सकती है। बिल्कुल। तो हमने न्यूज़ रूम में अपने सहयोगियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि किस तरीके से चुनाव के समीकरण बन रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट की बात करें, क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट है, कई नामों की चर्चा है, लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी ही होगा। और मध्य प्रदेश की दतिया सीट, जहां पर कांग्रेस का विधायक थे, हालांकि उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीट पर जो प्रतिनिधि थे उनका देहांत हो गया था, जिसकी वजह से वहां पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। तो हमने आपको बताने की कोशिश की कि 30 जुलाई को मतदान होंगे। इन तीनों ही विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराए जाएंगे, जिसका परिणाम 3 अगस्त को जारी किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे अर्णव, हमारा नाम है शैतन, कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold,
creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,